हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग DSSP पीजीटी एग्जाम 2025 जो 2023 में जो फॉर्म्स आए थे उसका अगस्त में है, और जो 24 में आए थे एनडीएमसी वाले उसका जुलाई में एग्जाम है। उसके लिए मैं यूनिट वाइज आप लोगों को प्रिपेयर करवा रही हूँ, और आप क्वेश्चंस का लेवल देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको आपको क्या क्या जो है वो तैयारी कैसे करनी है, और आप ऑब्वियसली कर भी रहे होंगे। तो देखिए, एरिस्टोटल, सिडनी, ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन के क्वेश्चंस मैंने क्रिटिसिज्म में लिए हैं। आज जो पहला सेशन है हमारा, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए, मैं यूनिट वाइज ले रही हूँ, पूरा पेपर नहीं है, यूनिट वाइज है। आप लोग भी इस तरीके से करके, जैसे टॉपिक्स हैं तो टॉपिक्स के एरिस्टोटल के पोइटिक्स है, सिडनी का सिडनी का वर्क है, ड्राइडन है, और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्क्स एज वेल। और डॉक्टर जॉनसन है, और ये सारे मतलब इनके जो बेसिक मेन वर्क्स हैं जिनको आज हम अभी डिस्कस भी करेंगे, तो उनको हम लोग जो है, आप उनके जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उससे ज़्यादा आप भी कर सकते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री के और पोइटिक्स के। और ऐसे मैथ्यू आर्नल्ड भी है इनमें, मैथ्यू आर्नल्ड का मैं भूल गई इसमें लिखना, मैथ्यू आर्नल्ड भी है। तो ये तो वही बात हमारी ये वाली। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, देखो भाई, पीजीटी का तो मेरा कोई बैच है नहीं, लेकिन DSSB टीजीटी का एज पर न्यू सिलेबस, द सिलेबस जो कि आया था 2024 में, मई और मई में या अप्रैल में सिलेबस आया था, वही सिलेबस मतलब उन्होंने पीजीटी का भी सिलेबस करा था और टीजीटी का भी। एक्चुअली पीजीटी का सिलेबस तो फिर भी डिफाइंड है, टीजीटी का बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा वही है, पूरा का पूरा उन्होंने बीए ऑनर्स का सिलेबस उठाकर जो 3 साल का सिलेबस है वो एक DSSB में दे दिया, अलॉन्ग विद वो जो उन्होंने पेडागोजी है, पेडागोजी सब में सेम रखी है इन्होंने। तो जो ये DSSB का बैच है हमारा, नाउ दिस इज अ वीडियो बैच, और क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हाँ अभी अभी अगर कोई चीज़ नई अपडेट होती है, जैसे डायस्पेरिक राइटर्स अभी करवाऊंगी मैं, तो मैं उसमें ऐड करूंगी उनको, तो वो उसमें इस वाले बैच में भी ऐड ऑन होती चली जाती हैं। तो ये जो बैच है DSSB टीजीटी इंग्लिश का, ये एज पर न्यू सिलेबस है, क्योंकि भी देखो वुमेन की एज लिमिट तो इसमें भी जो 40 है, और इसमें आप लोगों ने फॉर्म भरा भी होगा। मेल की तो कम है, लेकिन फीमेल की जो है मैन वुमेन में उनमें जो एज लिमिट है वो अलग अलग थी। इस में आपको वीडियोस के अलावा आप लोगों को नोट्स भी जो हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं। इसमें नोट्स भी आपको साथ के साथ ही मिलते हैं। तो आप लोग जो हैं इस बैच को अगर देखना चाहें तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करके, और उसमें जो है आप इसमें स्टोर में जाके देखिएगा, और कंटेंट में ये भी देख लीजिएगा कि क्या क्या है। नोट्स हार्ड कॉपी पे मिलते हैं। जो लोग इसके साथ ही टीजीटी की पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, DSSB का एक प्रैक्टिस बैच भी है, उसमें अब 18 क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। मैं 1000 का वो बैच है, और उसमें मैं पेपर्स जो है करवा रही हूँ। अभी फिलहाल कुछ ही पेपर्स उसमें ऑनलाइन डले हैं, लेकिन वो बैच जुलाई तक वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद उसके सारे पेपर्स जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। एक प्रैक्टिस बैच भी है, DSSB टीजीटी का एक प्रैक्टिस बैच भी है, 1000 का है, मगर वो उनके लिए हेल्पफुल है जो तैयारी अच्छे से जिनकी हुई हुई है। अगर तैयारी नहीं करी हुई है तो फिर तो सिर के ऊपर से निकलेंगी चीजें उसमें से। स्कोपम प्रैक्टिस बैच है, ये यूपी पीजीटी के लिए है। तो आप एक बार ऐप पर आओगे तो अपने पसंद का कोर्स भी देखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा सेशन नंबर 1, और DSSB पीजीटी का सेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। और ये हुआ हमारा सेशन शुरू। तो पहला जो कोई आप देख सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन है वो एरिस्टोटल के क्वेश्चंस हैं। अब आप ये देखिए, द वर्ड कैथार्सिस सिग्निफाइज क्वांटिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्गेशन या पब्लिकेशन। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूंगी, और आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे, और इससे अगर आप इसको नोट करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो खुद ही नोट करे हैं, और उसके बाद अब मैं स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगी। तो पॉइंट्स जो हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सबसे पहले पोइटिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो पोइटिक्स जो है वो, इसमें 26 चैप्टर्स है,
सबसे पहली बात जो इसमें मेन पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ, आप भी इसमें एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, 26 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में उन्होंने जो है, चैप्टर 1 में मेन चीजें बता रही हूँ। चैप्टर 1 में उन्होंने जिन चीजों के बारे में डिस्कस करा है वो उन्होंने डिस्कस करा है एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, डायथ्रोम्बिक, एंड कॉमेडी, कॉमेडी एंड म्यूजिक। हाँ जी, कॉमेडी भी उन्होंने डिस्कस करी है, कॉमेडी एंड म्यूजिक चैप्टर 1 में उन्होंने ये डिस्कस करा। ठीक है जी, कॉमेडी एंड म्यूजिक पहली चीज चैप्टर 1 में उन्होंने एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, डायथ्रोम्बिक पोइट्री, कॉमेडी एंड म्यूजिक ये डिस्कस करा है। उसके बाद जो बेस, क्योंकि उनका मानना है कि ये सारी चीजें इमिटेशन को फॉलो करती हैं, दे फॉलो इमिटेशन को, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा ट्रेजेडी जो है वो क्या होती है कि इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो ये इमिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद उन्होंने चैप्टर नंबर 5 में कॉमेडी के बारे में बताया है, चैप्टर नंबर 5 में उन्होंने कॉमेडी के बारे में बताया है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 में उन्होंने क्या बताया है, ट्रेजेडी के बारे में बताया है और ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, 6 मेन एलिमेंट्स जो हैं चैप्टर 6 में उन्होंने बताए हैं कि ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। कैरेक्टर, प्लॉट, 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर, प्लॉट, और उन्होंने जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है, कैरेक्टर, प्लॉट, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड सॉन्ग। ये 6 चीजों को उन्होंने इसमें जो है ट्रेजेडी के, तो जो वर्ड्स हैं कैथारसिस वगैरह वो भी इन्होंने इसमें यूज किए हैं। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उनका मानना ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडी में होता है वो प्लॉट होता है, कैरेक्टर सेकेंडरी होता है। तो ये चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये बताया। उसके बाद आप लोगों को एक और, क्योंकि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और चैप्टर 10 में उन्होंने क्या बताया है, चैप्टर 10 में उन्होंने बताया है कि प्लॉट्स जो होते हैं उन्होंने प्लॉट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको बताती हूँ। आप लोगों ने अगर ट्रेजेडी पढ़ी है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट को उन्होंने कैसे बांटा है कि इसमें चेंज ऑफ फॉर्च्यून होता है, चेंज ऑफ फॉर्च्यून है बट विदाउट रिकॉग्निशन। यानी कि हीरो को ऐसा नहीं है कि किसी चीज के बारे में पता चलेगा तो चेंज ऑफ थॉट जो होगा, विदाउट रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन, विदाउट रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है ना उसमें रिवर्सल और रिकॉग्निशन दोनों होंगे। यानी कि एनाग्नोरिसिस कॉम्प्लेक्स में होता है और इसमें सिंपल वाले में चेंज ऑफ फॉर्च्यून तो है बट देयर इज नो पेरिपिटिया, नो रिकॉग्निशन, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा मतलब प्लॉट को उन्होंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बांटा है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि एक जो चीज है उन्होंने चैप्टर 12 में एक चीज दी है। चैप्टर 12 में उन्होंने ट्रेजेडी के कुछ टेंजिबल चीजें जो हैं वो बताई हैं, जैसे मतलब टेंजिबल पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी है, क्या क्या होते हैं, प्रोलोग, एपिसोड, कि ट्रेजेडी के क्या क्या टेंजिबल ट्रेजेडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक्सोड एंड कोरिक सॉन्ग्स, ये उन्होंने चैप्टर 12 में बताया। नोट कर लो भैया, फ्री में काफी चीजें ऐसा है ये भैया मेरा तो ये जो है ये फ्री का ही लेक्चर है, तो कोई ये सोच के कह रहा है क्या जरूरत पड़ रही है इसमें, कौन सा कोई ढंग का पढ़ाता है भाई, अगर पढ़ाओ तो नोट बाकायदा नोट्स बनाकर ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये जो चीज है ना ये आपको बहुत अच्छी चीजें जो है मिल रही हैं और आप इनको इलेबरेट कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह। अब इसमें प्रोलोग, एपिसोड, कोरिक सॉन्ग्स ये सब आप लोग सुना होगा। एक्सोड क्या होता है, एक्सोड का मतलब क्या होता है कि ये कॉमिक
जो एक एपिसोड होता है बेसिकली एक कॉमिक आफ्टर पीस है। कॉमिक आफ्टर पीस या बेसिकली प्रोलॉग सॉरी फार्स होता है और ये ट्रेजेडी के एंड बताता है। ये ट्रेजेडी का एंड या ओल्ड कॉमेडी में होता है। तो ये एग्जोड जो होता है ये ग्रीक ट्रेजेडीज में हुआ करता था जो आफ्टर पीस होता था, दैट इज कॉमिक आफ्टर पीस। एग्जोड मतलब है कॉमिक आफ्टर पीस। कोई क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो कॉमिक आफ्टर पीस बेसिकली ये होता था कब, ये ट्रेजेडी का लास्ट जो पार्ट होता था, लास्ट जब खत्म हो रही होती, ट्रेजेडी खत्म हो जाती थी, तो ये जो फाइनल सीन हुआ करता था ट्रेजेडी में या ओल्ड कॉमेडी में। तो ये मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं आप लोगों को। और इसमें है, अब आप लोग है द वर्ड कैथारसिस, यानी कि ट्रेजेडी से संबंधित है। तो वर्ड कैथारसिस जो है वो क्या बताता है, दैट इज पर्गेशन। किसकी, इमोशंस की। कि ट्रेजेडी जो है दो चीजों को इवोक करती है, दो फीलिंग्स इवोक करती है। कौन कौन सी, पिटी एंड फियर। उसे जब हम रोते हैं तो हमारे इमोशंस जो है वो पर्ज होते हैं। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने ये चीज बताई थी कि चैप्टर 6 में उन्होंने ट्रेजेडी के जो ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है और उसमें उन्होंने प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टेकल, डिक्शन, ये सब जो है वो लिए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दैट इज प्लॉट, और कैरेक्टर इज सेकेंडरी। प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, कहानी। Aristotle argued that poetry provides a dash outlet for the release of intense emotion. एरिस्टोटल कहते हैं भाई, जब शुरुआत में एरिस्टोटल है भाई एपिक पोइट्री, डायथ्रॉम, ट्रेजेडी, कॉमेडी और म्यूजिक के बारे में जब उन्होंने बताया है, तो वो ये कहते हैं कि पोइट्री जो होती है ना, आपके इमोशंस को रिलीज करती है और वो एक सेफ आउटलेट होता है, एक सेफ आउटलेट होता है। तो दैट इज द आंसर इज ए, दैट इज सेफ। तो ये क्वेश्चंस का लेवल देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं। अभी तो धीरे धीरे लेवल और बढ़ता ही है। Now the next one is, in which chapter of Poetics does Aristotle use the word catharsis in his definition of tragedy? तो अभी आप लोगों ने अगर पोइटिक्स, मैंने भी बताया कि पोइटिक्स में 26 चैप्टर्स है, उसको मैंने कुछ कुछ मेन चैप्टर्स में क्या क्या उन्होंने डिस्कस करा है वो भी मैंने आपको बताया। तो यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में जो डिस्कस किया है चैप्टर 6 में करा है। तो इसीलिए कौन से चैप्टर में जो कैथारसिस जो वर्ड यूज करा है उन्होंने, किस में यूज करा है, दैट इज इन चैप्टर 6। Which one of the following statements is true about Aristotle poetics? एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। He asserted the value of poetry by integrating rhetoric and imitation. Or he asserted the value of poetry by focusing on both rhetoric and imitation. He asserted the value of poetry by giving preference to rhetoric over imitation. He asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric. तो भाई मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर 1 में जो उन्होंने डिस्कस करा है वो उन्होंने यही चीज, अब आप एक बार आप लोग भी वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने भी जो है, मैंने बताया था शुरुआत में कि ये उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी, म्यूजिक, एपिक पोएट्री सबके लिए कहा था कि ये इमिटेशन के ऊपर बेस होती हैं, तो इसलिए इनको उन्होंने इसी के बारे में डिस्कस करा। तो बेसिकली उन्होंने मिमेसिस को बल दिया है एज कंपेयर टू रिटोरिक। सो द आंसर इज डी, ही असर्टेड द वैल्यू ऑफ पोइट्री। पोइट्री की वैल्यू को उन्होंने असर्ट करा है, इमिटेशन को बल दिया है, रिटोरिक को नहीं दिया। अब बात करते हैं सर फिलिप सिडनी के अपॉलजी फॉर पोइट्री के। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने सभी ने अपॉलजी फॉर पोइट्री का नाम सुन रखा होगा और इसमें से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में भी आए थे। तो एक बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लिटरेरी वर्क है, और ये मतलब क्रिटिसिज्म में Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to Plato's Republic, Aristotle's Poetics, Stephen Gosson's The School of Abuse या Jeremy Collier's Immortality and Profaneness of the English Stage। बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिडनी का जो अपॉलजी फॉर पोइट्री है वो उन्होंने स्टीफन गॉसन के द स्कूल ऑफ अब्यूज के
उसमें लिखा था, ठीक है, स्कूल ऑफ अब्यूज। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि क्या है कैसे है। देखिए, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, इसका क्या जो है, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री या सॉरी, ये जो है हमारा, या डिफेंस ऑफ पोइट्री जैसे आप कह सकते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। बेसिकली ऐसा है ना कि इसको हम लोग डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें क्वेश्चन में था तो मैंने इसको भी कर दिया, जबकि ये होना चाहिए था डिफेंस ऑफ पोइट्री। दोनों ही नाम है लेकिन डिफेंस ऑफ पोइट्री है, अपॉलजी फॉर पोइट्री नहीं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है जी। अब डिफेंस ऑफ पोइट्री में सबसे पहले जो मुझे आपको बताना है वो ये बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कितना है। 7 पार्ट, जैसे एरिस्टोटल के पोइटिक्स में 26 किताबें हैं, इसमें 7 पार्ट स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे पहला 7 पार्ट स्ट्रक्चर। ये एक क्लासिकल ओरेशन है, जैसे कोर्ट रूम स्पीच जिसे कहा जाता है, क्लासिकल ओरेशन है या कोर्ट रूम स्पीच मान के चलिए। और इसमें जो है ये बिगिंस विद एन एक्सॉर्डियम, ये कुछ लाइन वर्ड्स हैं, बिगिंस विद एन एक्सॉर्डियम या इंट्रोडक्शन, बिगिंस विद एन एक्सॉर्डियम, और जो कंक्लूड होता है शॉर्ट पेरोरेशन या कंक्लूजन है। तो बिगिंस विद एन एक्सॉर्डियम या इंट्रोडक्शन, शॉर्ट पेरोरेशन या कंक्लूजन है। और ये जो है ये एक ट्रिटाइज है, ये ये एक क्लासिकल ऑरेशन है। इसका मतलब ये होता है कोर्ट रूम स्पीच की तरह है ये। और बिगिंस विद एन एक्सॉर्डियम, शॉर्ट पेरोरेशन, और सबसे बड़ा 7 पार्ट स्ट्रक्चर है, 7 पार्ट स्ट्रक्चर है इसका। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। स्टीफन गॉसन के स्कूल ऑफ अब्यूज के उसमें लिखा था, इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी what is the best and most accomplished kind of poetry in Sydney's estimation? तो अब आप यहाँ पर ये इसको मुझे बताइएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये ना एक्चुअली पहले कहीं डिफेंस ऑफ पोइट्री की पोइजी लिखा हुआ है, कहीं अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा हुआ है, तो ये दोनों यहाँ था डिफेंस ऑफ पोइजी। तो डिफेंस ऑफ पोइजी में इन इज सॉरी क्या था क्वेश्चन, कौन सा नंबर, अच्छा 7th है। In his defense of poesy, what is the best and most accomplished kind of poetry in Sydney's estimation? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी पता चल जाएगा कौन सी पोइट्री अपने आप में बेस्ट और मोस्ट अकम्पलिश्ड होती है। हिस्टोरिकल और एपिक पोइट्री, लिरिक, पेस्टोरल या एलिजिया। तो सबसे जो किसी देश का इतिहास बताती हुई होती है, एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहना चाहिए एक बहुत अपने आप में एक ग्रैंड स्टाइल बताती हुई पोइट्री होती है, और वो होती है हीरोइकल। हिस्टोरिकल नहीं है, हीरोइकल है, थोड़ी नजर कमजोर हो गई, वहां देख के पढ़ रही हूँ। हीरोइकल और एपिक पोइट्री, थोड़ी नहीं बहुत ही नजर कमजोर हो गई है। अब यहां पे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी which of the following works does Sydney comment as good example of English poetry? मतलब डिफेंस ऑफ पोइजी में या अपॉलजी फॉर पोइट्री में सिडनी ने इनमें से कौन से वर्क को गुड एग्जांपल माना है इंग्लिश पोइट्री का? द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, द शेफर्ड्स कैलेंडर, लेमेंट फॉर द मेकर्स या बैलेड ऑफ स्कॉटिश किंग। ये आप देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है ये क्वेश्चन है, और राइट कॉम्बिनेशन आएगा इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, पहले देख लीजिए। फर्स्ट है द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, सेकंड है द शेफर्ड्स कैलेंडर, लेमेंट फॉर द मेकर्स, बैलेड्स ऑफ स्कॉटिश किंग। तो इसका क्वेश्चन ये था, दोबारा से पढ़ देती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज सिडनी कमेंट एज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंग्लिश पोइजी? तो भाई वो है द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर।
द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड शेफर्ड्स कैलेंडर. तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज सी. What does Philip Sidney call poet haters in his defense of poesy? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था, बीपीएससी के शायद पीजीटी के एग्जाम में ही आया था कि फिलिप सिडनी जो है पोएट हेटर्स को क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट, मिसैंथ्रोप्स, मिजोनमर्स या माइजोमोजुई, क्या जो है वो क्या कह के जो है वो उनको पुकारते हैं. तो इसका आंसर है आपका माइजोमोसी. माइजोमोसी जो है ये कहकर पुकारते हैं पोएट हेटर्स. बेसिकली उन्होंने ना इसमें पोएट्स को कहा है कि ग्रीक जब ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में तो पोएट्स को बहुत ज्यादा जो है वो सम्मान मिलता था. इवन पोएट्स को वेट्स और जो है उनको पोएट्स कहते थे, POIETES. वो कहते थे, सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि भाई ग्रीक और लैटिन में तो पोएट्स के लिए बहुत अच्छे नाम थे, नाम थे, दैट इज वेट्स एंड पोएट्स. वेट्स का मतलब होता है प्रॉफिट और पोइट्स का मतलब होता है मेकर्स. तो उनको इतनी ज्यादा इज्जत मिलती थी. वो तो अब एलिजाबेथन एज में और यहाँ अब जो है उनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ है. और जो स्कूल ऑफ अब्यूज है गॉसन का, उसमें उन्होंने पोएट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो गलत आरोप लगाए हैं. तो उन्होंने पोएट्स, तो इवन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी पोएट्स के लिखे हुए को देखकर ही हिस्ट्री को के बारे में लिखते हैं. तो पोएट्स तो मेकर्स भी हैं और वो प्रॉफिट या सीयर भी हैं और उनको ही अब वो सम्मान नहीं मिल रहा है. तो पोएट हेटर्स को उन्होंने अपने अपॉलजी फॉर पोइट्री में, डिफेंस ऑफ पोइट्री में उन्होंने कहा है इसे माइजोमोजुई. ठीक है जी. In an apology for poetry, Sidney discuss the didactic function of poetry by comparing it to philosophy and मैं मतलब अपने वर्क में जो उनका वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री या अपॉलजी फॉर पोइट्री, बेसिकली उनके वर्क का नाम अपॉलजी. जगह जगह ये क्वेश्चंस एक्चुअली आए हुए क्वेश्चंस है. तो इनमें उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री और अपॉलजी फॉर पोइट्री दोनों ही यूज किया हुआ है सिडनी के वर्क के लिए. तो उनका जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें सिडनी जो है वो डिडैक्टिक फंक्शन ऑफ पोइट्री कंपेयर करते हैं. तो उन्होंने पोइट्री को किससे, फिलॉसफी और किससे कंपेयर किया है? तो उन्होंने फिलॉसफी और जो है कंपेयर करा है किससे, एस्थेटिक, एथिक्स, हिस्ट्री या रिलीजन. तो उन्होंने कंपेयर करा है हिस्ट्री से. चलिए अब हम लोग ड्राइडन के जो एसे है ड्रामेटिक पोइजी उसके बारे में डिस्कस करते हैं. In Dryden's essay of dramatic poesy, who opens the discussion on behalf of the ancients? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि essay of dramatic poesy, essay of dramatic poesy या 1668 में ये पब्लिश हुआ था. और ये जो है ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है. इसमें जो है वो 4 फ्रेंड्स हैं. ये चारों जो है फ्रेंड्स के ही नाम है. ये चारों फ्रेंड्स के नाम है, लिसिडियस, क्राइट्स, यूजीनियस, निएंडर, ये सारे के सारे जो हैं ये नाम है. ये 4 फ्रेंड्स हैं और इसमें जो है ये लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी ड्रामा एंड कंपेयरिंग क्लासिकल एंड मॉडर्न प्लेज. क्लासिकल एंड मॉडर्न प्लेज को, कंटेम्प्रेरी ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं और उनके बारे में उनके जो कंपेयर कर रहे हैं, क्लासिकल और मॉडर्न ड्रामा को कंपेयर कर रहे हैं. तो ड्राइडन के ऐसे में ये चारों जो फ्रेंड्स हैं इनमें से ओपन कौन करता है? तो जो एक्चुअली ये एक बैटल देखने के लिए जा रहे हैं, नेदरलैंड्स बैटल देखने के लिए जा रहे हैं. सबसे पहले जो क्राइट्स है वो ओपन करता है, जो वो एक ओपन ये करता है. सबसे पहले वो कहता है कि मेरे ख्याल से जो एंशियंट राइटर्स थे दे वर फार बेटर देन द कंटेम्प्रेरी राइटर्स. तो द आंसर इज बी. One of the most important themes the speakers debate in Dryden's An Essay of Dramatic Poesy is European and non-European perceptions of reality, English and non-English perceptions of reality, the relative merits of French and English theatre, the relative merits of French and English poetry. तो देखिए आप पहले इसको देख लीजिए, फिर मुझे बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए. And the answer is D, the relative merits of French and English poetry. The relative, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. अगर आप इनको देखेंगे,
इनसे आपको एक ये मिल जाएगा कौन कौन से वर्क्स पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करने हैं। जैसे भाई आपको मैंने ये आपको सबसे पहले हमने एरिस्टोटल के पोइटिक्स को कर दिया, फिर उनका जो है डिफेंस ऑफ पोइजी है, फिर उसके बाद एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है आप इसमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म पे सॉरी एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी को आप लोग जो है ले सकते हैं। और एसे ऑन जो क्रिटिसिज्म है वो तो अलेक्जेंडर पोप का है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, तो ये 3 वर्क्स को आप अगर लेते हैं, उनके क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होते मेन क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको भी ढंग से पढ़ लें वर्क्स को, तो मैंने देखा है कि क्वेश्चन इन्हीं से घूम फिर कर जो है वो आ रहे थे। तो ये भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बाद इसका आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, to whom does Dryden refer with the phrase he needed not the spectacles of books to read nature? मतलब किसने कहा है कि he needed not the spectacles of books to read nature? बेन जॉनसन के बारे में कहा है ड्राइडन ने अपने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में, ओविड के, शेक्सपियर के, चौसर के। तो भाई ये जो कहा है ना, क्योंकि वो कहते थे कि आई जो है एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, तो ये है दैट इज शेक्सपियर के बारे में कहा है। The character who discussed the relative merits of French drama and English drama in Essay of Dramatic Poesy is, मतलब ये 4 जो दोस्त हैं, इनमें से कौन सा फ्रेंड जो है वो फ्रेंच ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा के बारे में डिस्कस करता है, एंड दैट इज लिसिडियस। ये चारों दोस्तों के नाम है, याद रखिएगा, दैट इज लिसिडियस। Who said of the blank verse, quoting an unnamed critic, that it is verse only to the eye, adding further that it has neither the easiness of prose nor the melody of numbers? किसने ये कहा है? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, कॉलरेज या सैमुअल जॉनसन? बताइए। मैं कोई एक क्वेश्चन देख रही थी कि जिससे आप लोगों से पूछ लूं। जैसे कभी मैं बुक पलट रही थी तो इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, द फॉर्म ऑफ ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज एन एसे, एन एपिक पोएम, अ डायलॉग, अ प्ले। तो क्या है? एन एसे, एन एपिक पोएम, अ डायलॉग, अ प्ले। तो भाई ये ट्रिटाइज है और किस में है? डायलॉग फॉर्म में। द आंसर इज सी, डायलॉग है। 4 दोस्तों के बीच में डायलॉग है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लंबी क्लास में नहीं करूंगी। हु सेड ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स, कौन है जो ब्लैंक वर्ड्स के बारे में जिन्होंने कहा कि केवल आई एडिंग है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकते हैं वो, एंड दैट इज सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात जो है वो कही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जनरल नेचर? फिलिप सिडनी, सैमुअल जॉनसन या एस.टी. कॉलरेज या वर्ड्सवर्थ? तो किसने कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग दैट नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग but just representations of general nature, and that is none other than that is Samuel Johnson. Samuel Johnson. The future of, अब ये देखिए हमने जो लिए हैं, सबसे पहले एरिस्टोटल हैं, फिर उसके बाद हमने फिलिप सिडनी लिए हैं, फिर डॉक्टर ड्राइडन थे,
फिर डॉक्टर जॉनसन है, और अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमने मैथ्यू आर्नल्ड के भी लिए हैं, क्योंकि वाज द हालांकि इसमें विक्टोरियन एज को डिस्कस नहीं किए के को नहीं दिया हुआ है, मगर क्रिटिसिज्म में विक्टोरियन एज के जो ये एक क्रिटिक है उनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज वाई मैंने भी ये लिया है। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री आर रेस as time goes on will find an ever surer stay. This claim for poetry is made in Arnold's The Study of Poetry, Shelley A Defense of Poetry, Sidney's An Apology for Poetry, या Eliot's Poetry and Prose. अब देख रहे हैं फिर यहाँ पर सिडनी के An Apology for Poetry, शेले का Defense of Poetry, अब ये यहाँ पर ये डिफेंस उनका वैसे Defense of Poesy या Apology for Poetry है। तो ये जो कहा गया है, ये जो कथन है आर्नल्ड के द स्टडी ऑफ पोइट्री में, मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग टचस्टोन हेल्प अस टेस्ट ट्रूथ एंड सीरियसनेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट पोइट्री। व्हाट आर द टचस्टोन? टचस्टोन आप लोग जानते ही हैं कि कसौटी कहा जाता है जिसे, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने टचस्टोन मेथड दिया था। वो टचस्टोन है क्या? द पर्पल पैसेज, पर्पल पैसेज का मतलब होता है बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करना, पैसेजेस फ्रॉम एंशिएंट पोएट्स, the lines and expressions of the great masters, passages of epic strength and vigor। बताइए इनमें से कौन क्या है टचस्टोन, इनमें से क्या है? अब आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पैसेजेस फ्रॉम एंशिएंट पोएट्स हैं या द लाइन्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स है। पैसेजेस नहीं है, जिसका आंसर है सी, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। दो दो तीन तीन लाइन्स ले रखी हैं बस उन्होंने इसमें। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। अब दो मैंने प्रीवियस ईयर के भी लिए हैं। Which of the following Greek philosopher is responsible for developing a philosophical doctrine called hylomorphism in his treatise like titled Metaphysics? किसने जो है, किसका है ये? तो which of the following Greek philosopher, तो कौन से ग्रीक फिलोसोफर ने दिया है? थेल्स, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस या प्लेटो? तो ये दिया है, ये किसका वर्क है? ये आपका जो वर्क है ये है आपका एरिस्टोटल का, दैट इज एरिस्टोटल। And the last question for today, which of the following is correct while talking about Sydney's An Apology for Poetry? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दो प्रीवियस ईयर भी ले लिए मैंने आपको ये बताने के लिए कि देखिए क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। Which of the following is correct while talking about Sydney's An Apology for Poetry? An apology for poetry is a carefully planned, organized, judicial argument in the form of a classical oration। जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिकल ऑरेशन है या कोर्टरूम स्पीच आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद हम जरा दूसरा बढ़ते हैं कि दूसरे में उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद दूसरे में बोला है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इज एन एब्सर्डली प्लान्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉन जुडिशियल आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लासिकल ऑरेशन। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ केयरफुली प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ केयरफुली प्लान्ड रिलीजियस, देखो भाई रिलीजियस पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, ये क्लासिकल ऑरेशन है, दोनों ही में क्लासिकल ऑरेशन है। मगर अगर आपको ये पता ही नहीं हैगा कि 7 पार्ट स्ट्रक्चर है, क्लासिकल ऑरेशन है, कोर्टरूम स्पीच की तरह, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? तो अपॉलजी फॉर पोइट्री एक केयरफुली प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, जुडिशियल आर्ग्यूमेंट है जिसमें उन्होंने पोएट्स की महत्ता दिखाई है, बताया है कि लैटिन और ग्रीक में उन्हें वेट्स और पोएट्स कह के पुकारते थे, यानी कि उनको मेकर और सीयर का दर्जा प्राप्त था, और आज उनको बिल्कुल मूर्ख की कैटेगरी में रखा गया था। आंसर इज ए। सो हियर आई रेस्ट। अब मैंने जो आपको इसमें वर्क्स लिए हैं, अगर आप उनको पढ़ लें, उनके एक बार उनका नजर से निकाल लें, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपकी क्रिटिसिज्म की यूनिट लगभग जो है वो पूरी हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय। और ये सीरीज कैसे कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, ये आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स ऑब्वियसली तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो मुझे रोकनी पड़ेगी, है ना भाई, मैं खुद को थोड़ी ना पढ़ाती रहूंगी।